हाँ भाई शुरू करते हैं। देखिए साहब, थोड़ी देर कैटलाइजर्स दिखा दूं? दिख रहा है, अच्छी बात है। अच्छा कूद के दिखाऊं? हाँ। देखो यार सुनो, एक बॉडी है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अभी तक हम लोगों ने सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती हुई बॉडी के काइनेमेटिक्स पढ़ लिया था सारा का सारा, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर उसमें क्या रिलेशन होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था क्या? ठीक है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और आगे चलते हैं कि भैया अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है। आई बात समझ में? ठीक है। भूली बिसरी यादें, कभी नाम सुना होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नाम सुना ही है, क्या होता है वो सब समझेंगे। दो चीजें भी सुनी होंगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी क्या होता है वो भी समझेंगे। आगे बात समझ में? तो देखिए सपोज ये एक बॉडी है, सुनिएगा। एक बॉडी है जो स्टार्टिंग में सपोज यहां पर थी, ठीक है, मैंने बोला स्टार्टिंग में वो बॉडी यहां पर थी, ठीक है। वो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। क्या कर रही है? आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। समझ में आ गया क्या? बहुत ही अच्छी बात है। मैंने बोला उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। मैंने क्या बोला? उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है किसी जनरल टाइम पर, और लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड कितना है? वी किसी जनरल टाइम पर है। है, बस है। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ यो कि वो बॉडी टी टाइम पर यहां पहुंच गई भाई। वो बॉडी टी टाइम पर यहां पहुंच गई, ठीक है साहब। रेडियस जो है वो कितनी है? आर। और उसने कितना एंगल ट्रेवल किया? थीटा। उसने कितना एंगल ट्रेवल किया? थीटा। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? अब यार इस पॉइंट का सुनना प्लीज, जनरल टाइम टी की बात कर रहा हूं, किसी जनरल टाइम टी पर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया? ये ओरिजिन है, इसको मैंने ओरिजिन बोल दिया सपोज। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर लो या कंपोनेंट की बात कर लो, इधर आर कॉस थीटा, इधर आर साइन थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन थीटा। कहता समझ में आता है? कहता समझ में आता है? बहुत ही अच्छी बात। यार अगर मैं बात करूं, सुनिएगा, अब अगर मैं बात करता हूं तो इस बॉडी का जनरल टाइम टी पर पोजीशन वेक्टर, क्या बोला मैंने उसे? आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या बोला मैंने? आर वेक्टर। वो कितना होगा? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस, क्या ऐसा होगा? अरे पता है तो, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। वेलोसिटी क्या होगी? अरे डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा यहां पे एक चीज और समझा दूं आपको मैं, यहां पे एक चीज और समझा देता हूं। इसको देखो एक बार, ठीक है। यार कि ये डिजिटल बोर्ड का बवाल ही गजब है भाई। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ है आर वेक्टर, ठीक है। तो यहां से जो आर वेक्टर है वो हो जाएगा आर, ये तो कोई रेडियस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ऐसा लिख सकता हूं। ऑब्वियसली बात है, प्लीज टक टक ना करें। ये पोजीशन वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर। कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या हो गया? क्या ये यूनिट वेक्टर हो गया? ये एक यूनिट वेक्टर हो गया जो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ये डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिन। डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिन। यानी पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, ध्यान से समझना। आगे बात समझ में? आउटवर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिन। यानी अगर मैं यहां पे डायरेक्शन का बात करूं, यहां पे मैं डायरेक्शन का बात करूं तो वो किधर है? आउटवर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिन। किसकी? पोजीशन वेक्टर की। किसकी? पोजीशन वेक्टर की। आ गया समझ में? आ गया समझ में? ठीक है। अब अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए, तो क्या वी वेक्टर जो होगा डी आर वेक्टर बाय डी टी होगा? डिफरेंशिएट कर दे तो यहां से ये हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ
आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप लिख सकता हूं मैं। तो यहां समझ में आ रहा भाई सुमित? तो यहां से वेलोसिटी, यार आर तो कांस्टेंट है, रेडियस तो चेंज हो नहीं रहा है, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट है, आर आ गया बाहर। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाय डी टी आई कैप लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और ये हो जाएगा साइन थीटा का, साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी जी कैप। आगे बात समझ में, समझ में आ रहा भाई? ये तो यहां से जो v वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा r डी थीटा बाय डी टी, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। समझ में आ गया? डी थीटा बाई डी टी क्या हो सकता है? ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो ये तो पढ़ा ही था हम लोगों ने, v इज इक्वल टू क्या है? आर ओमेगा, पढ़ा था ना। तो जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया? आर ओमेगा। और डायरेक्शन क्या हो गई ना? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्या होगी? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्या ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल है। डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। क्यों? यहां पे क्या आएगा? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, कितना हो जाएगा? 0। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि v वेक्टर और r वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। r वेक्टर तो ऑब्वियसली बात है टेंजेंट के, सॉरी रेडियस के लॉन्ग होगा, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है? टेंजेंट, पक्की बात है। तो उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगी वो टेंजेंट के लॉन्ग आएगी। अरे ये तो अपने को बचपन से पता है। नहीं पता भाई, मेरे को तो नहीं पता था, तुम्हें पता होगा शायद, तुम्हें अच्छा मास्टर मिला है। बोल रहा हूं तुम्हें अच्छा मास्टर मिला है। आई बात समझ में? तो यहां से एक चीज समझ में आई मुझे कि जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट के अलोंग होगी। ये डायरेक्शन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। और वाई का कोएफिशिएंट कितना है? पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो वेलोसिटी आ रही होगी वो ऐसे आ रही होगी इस डायरेक्शन में, जिसमें जो इसके परपेंडिकुलर होगी। और वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है उसमें एक्स का कोएफिशिएंट तो नेगेटिव और वाई का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, सुनना ध्यान से, अब मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या कर दूं? एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, dv वेक्टर बाय dt। ठीक है, तो यहां से देखो r कांस्टेंट बाहर, ये u और ये v, ये u और ये v। अरे समझ में आ रहा है? ये u और ये v। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब समझिए, एक को निकाला बाहर, डी थीटा बाय डी टी को निकाला बाहर, है भाई। अंदर का डिफरेंशिएशन कर देता हूं, अंदर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा का कितना हो जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा बाय आई कैप। ठीक है साहब? ठीक है साहब? और यहां पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी जे कैप। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, प्लस, ठीक है, u को निकाला था बाहर, b का डिफरेंशिएशन किया, r अंदर है, अब इसको निकालू बाहर और डी थीटा बाई डी टी का डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी का डिफरेंशिएशन डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर, और ये एज इट इज हो गया, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? पक्की बात है? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, अब आगे मैं बात करूं, यहां से डी थीटा बाई डी टी बाहर ले लूं, डी थीटा बाई डी टी बाहर ले लूं। समझ में आ रहा है? समझना इस चीज को। तो बेसिकली आपके पास डीवी वेक्टर बाई डी टी क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। और एक्सेलरेशन के दो पार्ट दिख गए मेरे को, दो पार्ट आ रहा है एक्सेलरेशन के। एक पार्ट है आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, और दूसरा पार्ट क्या है? आर डी टू थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में आ रहा भाई? इतना
पक्की बात है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको आगे का समझते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहां से जो एक्सेलरेशन होगा ए वेक्टर, जो एक्सेलरेशन होगा ए वेक्टर, ये हो गया पहला पार्ट आर, ये डी थीटा बाई डी टी मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। और जो उसका डायरेक्शन जो आया है वो क्या आया है, माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, तो उसका डायरेक्शन आया है माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। एक पार्ट तो ये आ गया। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट आर डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझना। डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डी बाय डी टी ऑफ डी थीटा बाई डी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से डी बाय डी टी, डी थीटा बाई डी टी कितना हो जाएगा, ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा। आगे बात समझ में? तो यहां से ओमेगा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। तो ये लिख सकता हूं मैं 1 बाय आर डी वी बाय डी टी। आ गया समझ में? तो डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 1 बाय आर डी वी बाय डी टी। समझ में आया क्या? तो यहां पे ये आर एज इट इज था, देखिए इधर यहां पे ये वाला आर एज इट इज है, तो ये इस आर को मैंने लिखा यहां पर, इस आर को मैंने लिखा एज इट इज, ठीक है। ये है डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर, इसको लिखा मैंने 1 बाय आर डीवी बाय डी टी, इसको लिखा मैंने 1 बाय आर डीवी बाय डी टी। और डायरेक्शन जो आई वो क्या आई, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। समझ में आया? तो यहां पे जो डायरेक्शन आई है वो है माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। समझ में आ गया? यानी अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन का इतना लंबा छोटा एक्सप्रेशन आया है। यानी यहां पे एक्सेलरेशन के दो पार्ट है, डायरेक्शन समझना दोनों की, डायरेक्शन समझिएगा तो ध्यान दीजिए। डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। समझ में आ गया? ठीक है। और डायरेक्शन जो हो गई, यूनिट वेक्टर जो आ गया माइनस ऑफ कॉस थीटा आई कैप माइनस ऑफ साइन थीटा जी कैप। इतना समझ में आ रहा है? आगे मैं बात करूं, आर से आर कट गया तो प्लस डीवी बाय डी टी माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जी कैप। क्या दिख रहा है? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। सुनना सुनना, ध्यान देना, इधर देखो, प्लस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या थी, आउटवर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिन। कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या थी, आउटवर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिन। माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप क्या होगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन। यानी यहां पर ये वाला जो एक्सेलरेशन है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर, इसका डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। किधर है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। आगे बात समझ में? और ये डायरेक्शन कौन सी थी, अभी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आई थी वही तो है, यानी टेंजेंट के अलोंग। यानी किधर आएगी, टेंजेंट के अलोंग। यानी अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है डायरेक्शन टूवर्ड्स द ओरिजिन। समझ में आया क्या? अरे छोटू गए आज। और ये जो डायरेक्शन है अलोंग टेंजेंट ऑफ द
सर्कुलर पाथ। समझ में आ गया? यानी जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उस पे दो एक्सेलरेशन वर्क करते हैं। एक एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है और दूसरे का डायरेक्शन किधर होता है? टेंजेंट के अलोंग। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी तो ओमेगा तो होगा, ओमेगा तो होगा, और अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो रेडियस भी तो होगा भाई। तो यार ये वाला पार्ट तो हमेशा होने वाला है, ये वाला पार्ट हमेशा होने वाला है। यहां देख dv बाई dt यानी चेंज इन स्पीड, dv बाई dt क्या? चेंज इन स्पीड। अच्छा ऐसा होता है, थैंक यू सो मच बेटा। अरे बताते रहा करो, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में। चलो रात को मैं बैठ के 2 घंटे पढ़ा ताकि तुम्हें पढ़ा सकूं, वो तुमको पहले ही आता है यार, सारी मैंने बर्बाद कर दी मेरी। चलो 14 साल से समझ नहीं आया था मेरे को, आज समझ में आया ये। चलो सुनो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। dv बाई dt सुनो, dv बाई dt क्या है? चेंज इन स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज ही नहीं हो रहा है तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। तो वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी अगर सपोज मैंने एक पत्थर को ऐसे रस्सी से बांध के ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमा रहा हूं, वर्टिकल की बात नहीं कर रहा, वर्टिकल में काम आएगा ये, हॉरिजॉन्टल घुमा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल घुमा रहा हूं और उसका ओमेगा कांस्टेंट बना हुआ है ओमेगा कांस्टेंट बना हुआ है और उसका स्पीड कांस्टेंट बना हुआ है, तो वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो तो हमेशा होने वाला है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होने के लिए ऑब्जेक्ट पर टेंजेंट के अलोंग कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो उसकी स्पीड को चेंज कर सके। समझ में आया? कोई टॉर्क होना चाहिए जो उसकी ओमेगा को बढ़ा सके, जो उसकी ओमेगा को बढ़ा सके, ओमेगा को कम कर सके। ये पंखा है, एक पे चल रहा था, सपोज इस पे कोई पार्टिकल मैंने कोने पे चिपका दिया, रोटेशन की बात नहीं कर रहा, सर्कल की बात कर रहे हैं, बाकी को 5 पे कर दिया, तो उसका ओमेगा बढ़ेगा, उसका स्पीड में चेंज आएगा, तो कुछ पल के लिए वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अगर एक पे कांस्टेंट बना हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उस टाइम सिर्फ ये वाला एक्सेलरेशन होगा, 1 से 5 पे जाने पे दोनों एक्सेलरेशन होने वाले हैं। अरे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यानी आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है भैया, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC, वो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। एक तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर। एक और देख लो, V इजिकल टू आर ओमेगा। क्या हो गया भाई? क्या कुछ गलत लिख दिया है मैंने? V इजिकल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? V बाय आर। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, एक आर से एक आर कट गया, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर। तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ गया क्या? आपको अगर मैं बात करूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो जो 80 है वो क्या हो जाएगा? dv बाय dt, चेंज इन स्पीड। समझ में आ गया भाई? तो ये है सारी एक्सेलरेशन की कहानी। समझ में आया? अब फोर्स है, सॉरी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा, एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा। तो भाई साहब यहां पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स FC, F इक्वल क्या होता है? MA, तो क्या हो जाएगा? M इंटू AC, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा M। वहां पे क्या था? ओमेगा स्क्वायर आर, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर, या V स्क्वायर बाय आर यानी MV स्क्वायर बाय आर। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैंने क्या चीज समझाई? मैंने आपको यह समझाया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो 100% होगा। टेंजेंशियल हो ना हो जरूरी नहीं है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म टेंजेंशियल फोर्स पे डिपेंड करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा।
यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी पक्की बात है टुवर्ड्स द सेंटर कोई ना कोई फोर्स होगा। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कोई रियल फोर्स नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रियल फोर्स नहीं, कोई जादू नहीं आया भाई। तुम बोलो यार टेंशन है, इस आदमी को मैंने रस्सी पकड़ खींचा, तो वो रियल फोर्स है। आया समझ में? इस मासूम बालक को मैंने ऐसे घुमेड़ के घुमा के लात दिया और एक जाके बेचारा दूर गिरा, कॉन्टेक्ट फोर्स रियल फोर्स है। थोड़े वायलेंट एग्जांपल हो गए, माफी चाहूंगा, ठीक है? आई बात समझ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रियल फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स रियल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का रियल फोर्स नहीं भाई, ये रिक्वायरमेंट है। यानी अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके सेंटर की तरफ mv²/r या mr⍵² एक फोर्स होना चाहिए। अगर ये फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूम पाएगा। यानी जो रियल फोर्सेस हैं वो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं सर्किल के सेंटर की तरफ लग के, तो वो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर घुमा पाएंगे। फॉर एग्जांपल एक पत्थर लिया, रस्सी से बांधा, नहीं एक रस्सी ली पत्थर से बांधी, एक ही तो बात है। एक पत्थर लिया, रस्सी से बांधा, से घुमाने लगा, तो ऑब्जेक्ट पे टेंशन किधर लगेगी, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो भैया ये पत्थर है, ये रस्सी है, तो इसमें टेंशन किधर लगेगी, स्ट्रिंग के अलोंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी टुवर्ड्स द सेंटर लगी ना। तो यहां पे ये जो टेंशन है वो सेंटीमीटर फोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी और ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर घुमाएगी। आगे बात समझ में? थोड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। सन है, अर्थ है, अर्थ जो है सन को चारों तरफ जो है चक्कर लगा रही है। अरे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ना भाई अर्थ पे टुवर्ड्स द सन, सेंटर ऑफ द सर्किल, तो वहां पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सेंटीमीटर फोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है और ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर घुमा रहा है। आई बात समझ में? यानी सेंटीमीटर फोर्स सच में कोई फोर्स नहीं है, ये एक रिक्वायरमेंट है। नेचर में प्रेजेंट ऑलरेडी जो फोर्सेस हैं वो क्या करते हैं, सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, किधर लगकर, सर्किल के सेंटर की तरफ लगकर। उठ जा बालक, अरे सो रहा है, उठ। सबसे आगे बैठा है तब एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं या आदमी को नींद आ रही है? रात भर तो फोन पे बाबू सुना करते होंगे, तो नींद आएगी क्लास में। हाँ भाई सुनो, तो क्या होता है बेसिकली सेंटीमीटर फोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर घुमाते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जरूरी नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता, सिर्फ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग इस पे काम करेंगे। आई बात समझ में? प्लीज फटाफट इतना उतार लो, जल्दी करो। हाँ भाई सुनिए, ध्यान दीजिए। तो आई होप कि आपको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। तो फटाफट लिखे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, जैसे एनएलएम में किया था हम लोगों ने 4-5 पॉइंट लिखे थे, वैसे लिखेंगे। जल्दी से लिखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, जल्दी लिखिए बेटा। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए ड्रॉ एफबीडी। सब पता है एफबीडी क्या होता है, अब तो मैं लंबा चौड़ा नहीं लिखाऊंगा मैं। ड्रॉ, फर्स्ट पॉइंट लिखिए ड्रॉ एफबीडी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। फर्स्ट पॉइंट लिखिए ड्रॉ एफबीडी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ठीक है सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा फटाफट। डिसाइड द सर्कुलर पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डिसाइड द सर्कुलर पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिसाइड द सर्कुलर पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहली चीज। अगला पॉइंट लिखिए इफ फोर्सेस आर, लिखिए if forces are along the radial and tangential direction of circular path, if forces are along the radial and tangential direction of the circular path, then let them be, रहने दो भाई ऐसे ही, then let them be। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए if not then divide them into their components, if not then divide them into their components along the radial and
along the radial and tangential direction of circular path. Along the radial and tangential direction of circular path. ठीक है, अगला पढ़ लिखिए. Find the net force on the object. Find the net force on the object. Find the net force on the object towards the center of the circular path. Towards the center of the circular path. Find the net force on the object towards the center of the circular path and equate it to the requirement centripetal force. To the requirement ब्रैकेट में लिख लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर या mr ओमेगा स्क्वायर. ठीक है भाई, बहुत बेसिक सा सवाल. आपके पास एक रस्सी है, m मास का एक पत्थर बंधा हुआ है, l लेंथ की रस्सी है, फिर एक और l लेंथ की रस्सी है, उससे एक और m मास का पार्टिकल बंधा हुआ है, फिर एक और l लेंथ की रस्सी है और m मास का पार्टिकल बंधा हुआ है. और ये सारे पार्टिकल्स जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. ये सारे के सारे पार्टिकल जो है वैसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है क्या? ठीक है क्या? आपको बोला है इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है और इस स्ट्रिंग में टेंशन T3 है. तो आपको T1 T2 T3 का रेशियो पूछा है. क्या बोला है? T1 T2 T3 का रेशियो पूछा है. रुक जाइए 2 मिनट. T1 T2 T3 का रेशियो पूछा है उसने. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो देखिए यार, समझिएगा ध्यान से. ये जो है पता नहीं वेलोसिटी सेम है नहीं है, मुझे ये नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि स्ट्रिंग्स में किसी भी टाइप का डिफॉर्मेशन नहीं है, पूरी की पूरी लंबी बनी हुई है, मुझे ये पता है. ठीक है, रॉड है. ठीक है, तू कहता था रॉड है बट रॉड नहीं है. ये ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, ये ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी और ये ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी. आगे बात समझ में आ गया? समझ में आया था? अब देखिए, समझिएगा क्या होने वाला है. इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है? T1. तो यहां पर लगी T1, यहां पे लगी T1. इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? T2. तो यहां पर इस पे लगा T2 इधर और इस पे लगा T2 इधर. समझ में आया क्या? इस स्ट्रिंग में टेंशन T3 है, तो यहां पर लगा T3 इधर और यहां पर लगा T3 इधर. समझ में आया क्या? mg लग रहा होगा नीचे, उससे कुछ किसी ने बैलेंस किया होगा ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पे T1 T2 T3 सारे के सारे फोर्सेज हैं, वो सर्कुलर पाथ की रेडियल डायरेक्शन में है. या तो इनवर्ट से या आउटवर्ड से कुछ नहीं करना, या तो इनवर्ट से या आउटवर्ड से कुछ भी नहीं करना. अरे नहीं करना. काम क्या करें? हर ऑब्जेक्ट पे सर्किल के सेंटर की तरफ नेट फोर्स निकाले, उसे किसके बराबर रख दें? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दें क्या? अरे समझ में आता है इतना? आगे समझो यार. सबसे बड़ी बात मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं या तीनों स्टोन्स हैं, उनका ओमेगा सेम होगा या वी सेम होगा? क्यों? क्यों वी सेम क्यों नहीं होगा? बहुत ही प्यारा सा आर पे डिपेंड कर रहा है. देखो और अच्छे से समझा देता हूं, ध्यान दीजिए. इस चीज को और अच्छे से समझ लो, अगर आपको नहीं समझ में आता तो. देखो यहां पर एक रॉड है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, एक रॉड है ना भाई. ये रॉड पे 3 पार्टिकल्स हैं. एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया और एक पार्टिकल ये हो गया. ठीक है, ये रॉड घूम के ऐसी हो गई, ये रॉड घूम के ऐसी हो गई. तो ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल यहां पहुंच गया और ये पार्टिकल यहां पहुंच गया. ठीक है, ये पार्टिकल 1 यहां पहुंच गया, ये 2 यहां पहुंच गया, ये 3 यहां पहुंच गया. तो इसने बेसिकली ये पाथ चला, इसने बेसिकली ये पाथ चला और इसने बेसिकली ये पाथ चला. ठीक है, समझ में आया? इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर ने कितना एंगल ट्रेवल किया? थीटा. आई बात समझ में? इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर ने कितना एंगल ट्रेवल किया? थीटा. और इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर ने कितना एंगल ट्रेवल किया? थीटा. भाई एक बार एक क्लास में ना मेरे से क्या सवाल पूछा गया था कि इसका थीटा तो कम होना चाहिए, इसका थीटा ज्यादा होना चाहिए और इसका थीटा और ज्यादा होना चाहिए. नहीं, सच में बोला गया है मेरे को ये,
और उस टाइम मैंने सर फोड़ लिया था अपना सीरियसली कि इस पार्टिकल का थीटा तो कम होना चाहिए, इसका थीटा ज्यादा होना चाहिए, इसका थीटा और ज्यादा होना चाहिए, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो तीनों पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर सेम टाइम में सेम एंगल ट्रेवल कर रहा है, तो ओमेगा जो होगा वो सेम होगा। समझ में आया? तो इस कंडीशन में आपका जो ओमेगा है वो सेम रहने वाला है, बट जो लीनियर स्पीड है v इक्वल टू कितना होगी, आर ओमेगा, तो v जो होगा प्रोपोर्शनल होगा r के। यहां पर ऑब्वियसली बात है, r ज्यादा होगा तो उसका लीनियर स्पीड ज्यादा होगा और r कम होगा तो उसका लीनियर स्पीड कम होगा। देख भी सकते हो यार, तीसरा वाला पार्ट t टाइम में L3 इतनी लंबी लेंथ चल रहा है, तो ऑब्वियसली v3 जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, r ज्यादा है। तो ये वाला पार्टिकल L2 चल रहा है, उसका लेंथ कम है, तो सेम टाइम में ये कम लेंथ चल रहा है तो इसका स्पीड थोड़ा कम होगा, और सेम टाइम में ये L1 चल रहा है तो L1 जो है वो सबसे कम होना चाहिए। अरे इतना समझ में आ गया? तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना भाई? इसको इधर डाल देते हैं। हाँ देखें, अब यहां पर देखिए, सबसे लास्ट वाले पार्टिकल मैंने बोला सबका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना होने वाला है, ओमेगा। पक्की बात है? सबसे लास्ट वाला पार्टिकल में सेंटर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, T3, और यही सेंटीमीटर फोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो यहां से जो T3 हो जाएगा वो हो जाएगा m, सेंटीमीटर फोर्स कितना होता है, mr ओमेगा स्क्वायर, रेडियस कितनी है 3l, कहां खो गई, कहां खो गई, रेडियस कितनी है 3l, तो ये हो जाएगा m 3l ओमेगा स्क्वायर। आया समझ में? आया समझ में? सेकंड पार्टिकल में देखो, सेंटर की तरफ T2 लग रहा है और आउटवर्ड कितना लग रहा है T3, तो सेंटर की तरफ कितना बचा, सेंटर की तरफ बचा T2 माइनस T3 इज इक्वल टू m 12 ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से जो T2 आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, T3 प्लस m 12 ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से जो T2 हो जाएगा कितना हो जाएगा, कितना था ये 3 आ जाएगा ये, तो m 5l ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? तो ये तो आ गया आपके पास T3 आ गया, ये आपके पास T2 आ गया। T1 देख लें, फर्स्ट पार्टिकल में T1 लग रहा है, सेंटर की तरफ T2 लग रहा है आउटसाइड, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना बचा, T1 माइनस T2, तो ये हो गया T है भाई M4, ये क्या बोल रहा है भाई, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ML ओमेगा स्क्वायर, सबका ओमेगा तो सेम है, तो यहां से जो T1 आ जाएगा वो हो जाएगा T2 प्लस ML ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से T1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, M6L ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं बात कर लूं T1 इज टू T2 इज टू T, ये क्या हो गया, T1 इज टू T2 इज टू T3, तो कितना हो जाएगा 6 इज टू, दोनों 3 है भाई। भाई तू सबसे आगे बैठ के ना पूरा वीडियो खराब कर मेरा बैठ के, शाबाश बेटा मेरे लाल। 6 to 5 to 3 समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं शायद एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर फोर्स समझाने में कामयाब होऊंगा। अच्छे सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। काफी आज के लिए मिलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर।